नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में आज उपस्थित हैं। कलेक्टर सागर व जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। और साथ ही एसपी सागर अभिषेक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस देश में चुनाव का पर्व चल रहा है और ये पर्व है लोकसभा के उत्सव का, लोकसभा निर्वाचन 2024 का। तो इसके संदर्भ में क्या व्यवस्था है, क्या चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और दीपक आर्य साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सागर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस समय क्या व्यवस्था है और क्या तैयारियां हैं। धन्यवाद दीपक जी। एक बार फिर से जो सागर लोकसभा क्षेत्र है, सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभाएं सागर जिले की और 3 विधानसभा विदिशा जिले की सम्मिलित हैं। सभी जगह जो निर्वाचन संबंधी जो आयोग के निर्देश हैं, निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, उनके अनुसार तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। जो निर्वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो है पोलिंग पार्टीज़ और मशीन्स। पोलिंग पार्टी सभी तैयार कर ली गई हैं, लोगों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पूरा दे दिया गया है। उसके बाद मशीन्स की तैयारी, जो मशीन का कमीशनिंग वाला पार्ट होता है, वो सारा पूर्ण हो चुका है। अब 6 तारीख को सुबह, चूँकि 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है, 6 तारीख को सुबह पोलिंग पार्टीज़ को सामग्री वितरण की जाएगी, जिसमें अन्य सामग्री के साथ साथ मशीन्स भी उनको दी जाएंगी। और कल सुबह 6 बजे से वह सामग्री का वितरण प्रारंभ होगा। अगले दिन 7 तारीख को, जिससे कि वो समय से पहले अपने स्थान पर पहुंच सकें, अपना निर्वाचन संपन्न करवा सकें। जो मशीन्स हैं जिन वाहनों में जाएंगी, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर का वाहन हो या पोलिंग पार्टी को ले जाने वाला वाहन हो, सभी में जीपीएस डिवाइस लगाया गया है, जिससे कि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके और लगातार उनकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी। अब तक की यही तैयारियां हैं। पोलिंग बूथ जो हैं वो सारे तैयार कर लिए गए हैं, जैसे कि अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसके अनुक्रम में सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। जी, आपने बताया कि जीपीएस लगाए गए हैं वाहन में और उसे ट्रैक किया जा सकता है। तो इस बार जो है वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था क्या है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? देखिए, जो राज्य निर्वाचन जो ऑफिस कार्यालय है, वहाँ से ये निर्देश हैं कि 75% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन सभी में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसको कि विभिन्न स्थानों पर देखा जाता है। मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट सिटी का जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर एक सेल बनाया गया है, जिसमें कि सभी मतदान केंद्रों पर सतत नज़र रखी जाएगी और उसमें यदि कोई भी चीज़ें जो नॉर्मल से अलग पाई जाती हैं तो उसमें तत्काल कार्यवाही के लिए सूचित किया जाएगा। जो वहाँ के सेक्टर ऑफिसर हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या पीठासीन अधिकारी हैं, उनको। एसपी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पुलिस की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, खासकर पुलिस फोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारे क्षेत्र में आई हुई हैं, उनका डिप्लॉयमेंट कैसे किया जा रहा है? जी, तो इसमें 7 तारीख को जो आगामी मतदान दिवस है, उसमें पुलिस और CAPF, SAF, SPO, इन सभी को मिला के लगभग 4,500 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण सुरक्षित एक चुनाव प्रक्रिया हम लोग संपन्न करा सकें। इसमें अपने ज़िले के बल के साथ साथ जो हमको आसपास के ज़िलों से भी बल मिला है, जो मुख्यालय ने प्रदाय कराया है, वो हमारे साथ है। CAPF की जो CRPF हमारी एक पुलिस बल है, उसकी 3 कंपनीज़ हमें प्राप्त हुई हैं, जो 7 तारीख का चुनाव संपन्न कराएंगी। इसके साथ ही साथ हमें अपने जो मध्य प्रदेश का SAF है, उसकी 2 कंपनीज़ भी मिली हुई हैं। ये सभी जो बूथ स्तर पे इनकी डिप्लॉयमेंट होगा। इसके साथ ही साथ 3 स्तर में और हमारी सुरक्षा व्यवस्था लगी है, जैसे कि कुछ ऐसे बूथ हैं, 1274 कुल हमारे बूथ हैं जहां पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होनी है 7 तारीख को। उनमें से लगभग 350 बूथ जो हमने सेंसिटिव या क्रिटिकल चिन्हित किए हुए हैं, उनमें CAPF का या SAF का विशेष डिप्लॉयमेंट उन बूथों पर रखा जाएगा, जिससे कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो पाए। इसके साथ ही साथ जो 10 से 12 बूथों का एक सेक्टर बनाया गया है और हर सेक्टर में एक सेक्टर पुलिस अधिकारी है, एक सेक्टर अधिकारी प्रशासन की तरफ से भी है, साथ में इनकी मोबाइल पार्टीज़ हैं। तो ये सभी 10 बूथों में लगातार भ्रमण करते रहेंगे, जिससे कि किसी भी बूथ पे किसी भी तरह का असामान्य गतिविधि हो या कोई शिकायत हो तो तत्काल वहाँ पहुँचकर उसका निराकरण किया जा सके। तीसरा स्तर एक है जो हमारी QRTs होंगी, जो कि क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, और जिसमें हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी होंगे, जो थाना प्रभारी स्तर के हैं, SDOPs हैं। इन सभी के साथ भी एक स्ट्राइकिंग रिजर्व होगा, जो भी किसी भी स्थिति से निपटने में ये सक्षम होंगे और ये भी लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे ज़िले से अंतर्राज्यीय सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं, यूपी के भी कुछ ज़िले हमारे सीमा से लगते हैं, तो अंतर्राज्यीय नाके एक्टिवेट रहेंगे। हमारे ज़िले की जो अन्य ज़िलों से सीमा लगती है उनमें अंतर्जिले नाके एक्टिवेट रहेंगे और इस प्रकार से ये जो बूथ में मतदान प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण हो, सुनिश्चित
दुरुस्त इसको कराने के लिए 3 से 4 स्तरीय हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूं कि हमारे जितने सागर ज़िले के निवासी हैं उन्हें किसी भी तरह की मतदान प्रक्रिया से संबंधित कोई गतिविधि समझ में आती है या कोई अन्य शिकायत है, किसी भी असुविधा या फिर कोई अनियमितता उनको दिखती है तो तत्काल 100 नंबर पर सूचित करें, या फिर हमारे और थाना प्रभारी के SDOPs के नंबर आपके पास हैं उसमें सुनिश्चित करें सूचना देना, और हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। सामान्य जो पोलिंग स्टेशन होते हैं और संवेदनशील पोलिंग स्टेशन होते हैं, संवेदनशील पोलिंग स्टेशन पे जो व्यवस्था होती है वो सामान्य से किस प्रकार अलग होती है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी सामान्य यदि हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो उसमें मतदान दल तो होता ही है जो कि मतदान प्रक्रिया संपन्न कराता है। उसकी सुरक्षा एवं मतदान सामग्री की सुरक्षा के लिए लगभग 2 या 3 पुलिसकर्मी सामान्य पोलिंग स्टेशन पे होते हैं, प्रत्येक में होते हैं। परंतु जिन पोलिंग स्टेशंस को हम किसी कारणों से, हो सकता है कि पुराना वहाँ पे कोई या तो हिंसा या किसी झगड़े का या किसी अनियमितता का कोई पॉइंट रहा हो, उस सूचना के आधार पे हम यदि उसको संवेदनशील चिन्हित करते हैं तो फिर वहाँ पे CAPF जो हमारा CRPF है उसके 4 जवान वहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जो सशस्त्र बल होगा वो वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मौजूद रहता है, या फिर SAF जो हमको मुख्यालय से मिली हुई है उसका भी हम एक हाफ सेक्शन देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हमारी एडेड सुरक्षा है। इसके साथ ही साथ नॉन फोर्स मेजर्स भी होते हैं जो माननीय आयोग के निर्देशन में हम लोग उसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं। जैसे भी कलेक्टर साहब बता रहे थे कि कुल जितने भी 1274 बूथ हैं उनमें से 75% पे, मतलब लगभग 700-800 बूथ पे हम लोगों ने कैमरे की व्यवस्था कराई हुई है। जो मतदान बूथ के अंदर ही एक कैमरा लगा होगा जो वहाँ की गतिविधियों को वॉच करेगा, वहाँ पे कोई भी अनियमितता हो ही नहीं सकती कैमरे के अंदर। इसके साथ ही साथ एक और नॉन फोर्स मेजर होता है जो होता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स। तो यहाँ से कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो ऐसे स्पेसिफिक बूथ पे जिनको हम संवेदनशील मानते हैं वहाँ पे विशेष निगरानी के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, जिससे कि ये पूरी पारदर्शिता इस पूरी प्रक्रिया में रहे, पूरी सुरक्षित तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तमाम व्यवस्था की गई है, सुरक्षा बलों की भी। जी कलेक्टर साहब, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है इसमें पोलिंग पार्टीज जो होती हैं वो एक अहम पार्ट होती हैं, इसका हिस्सा होती हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है हमारे इलेक्टोरल्स, हमारे निर्वाचक, हमारे मतदाता, वोटर्स। तो कैसे एक मतदाता ये पता करे कि वो इलेक्टोरल रोल में है, पहली बात, और कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो सागर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, खासकर हम यहाँ की अगर बात करें तो वो पात्र हैं मतदान के लिए? दीपक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि निर्वाचन के लिए जो बेसिक है वो जो इलेक्टोरल रोल है वही है। और ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया निर्वाचन की जो सतत चलती रहती है। निरंतर इसमें लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, लोगों के नाम हटाए जाते हैं और सूची को अपडेट किया जाता है और नए एपिक्स प्रिंट करके उनके पास भेजे जाते हैं। जैसे पहले होता था कि भाई 1 साल में एक बार नाम जोड़ा जाता था, अभी 1 वर्ष में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, ये 4 समय ये बता दिए हैं जिनमें कि लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक BLO अपॉइंट किए जाते हैं जो कि हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं। ये तैयारी के दौरान की बात है कि सभी लोग जो भी 18 वर्ष के पूर्ण हुए या जो किसी कारण से उस स्थान से बाहर चले गए, उनका नाम या अन्य किसी भी कारण से उन सभी का नाम हटाए जाने की प्रक्रिया, और जो लोग नए आए 18 वर्ष की उम्र जिन्होंने पूरी की वो भी, उसके अलावा ट्रांसफ़र इत्यादि से जो लोग नए आते हैं उनके नाम लगातार जोड़े जाते हैं, उनको सूचित किया जाता है। और उनके लिए सबसे बड़ी पहचान का चीज़ होता है जो एपिक उनको मिलता है। एपिक जो उनको मिलता है वो उनके लिए सबसे बड़ा पहचान पत्र एक होता है जिसको कि लोग कई जगह हम लोग और अन्य इस्तेमाल भी करते हैं। इसके साथ ही जो निर्वाचन के समय जो गतिविधि होती है महत्वपूर्ण, वो होती है पर्चियों का वितरण। जो पर्ची होती है मतदाता पर्ची, मतदाता पहचान के लिए एक पर्ची दी जाती है जिसमें कि उसको बताया जाता है, मतदाता को बताते हैं, जिसमें प्रिंट होता है कि मतदाता का नाम उनका कहाँ पर है और किस मतदान केंद्र में जाकर के उनको मतदान करना है। तो अभी तक जिले में लगभग 99% जो है मतदाता हैं, सभी को उनकी वोटर स्लिप या वोटर पर्ची प्राप्त हो चुकी है। मान लीजिए सागर क्षेत्र के कुछ बाहर के लोग हैं जो सागर के रहवासी हैं और मतदान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन वो जो अपडेटेड इलेक्टोरल रोल है उसमें अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, तो ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे जो वोटर फैसिलिटेशन ऐप है उसके माध्यम से वो लोग अपना नाम बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, वोटर पर्ची भी जनरेट कर सकते हैं। जी कलेक्टर साहब, आपने बताया कि वोटर पर्ची जो BLO है वो घर घर जाके वितरित करते हैं। कई बार कई राजनीतिक दल जो होते हैं वो भी जो है पर्ची वितरित करते हैं, तो किन पर्ची को आखिरी या उसको प्रमाणित पर्ची मानी जाए और जिसे लेकर के मतदान के लिए जाए? देखिए, जो पर्ची है विधिवत वो निर्वाचन आयोग की पर्ची ही है और उसको लेकर के जाएंगे, लेकिन वो भी अपने आप में पूर्ण दस्तावेज नहीं है। अच्छा प्रश्न आपने, मैं दूसरी बात इस सभी से अनुरोध करना चाहूँगा
कि मतदाता पर्ची आपको बताने के लिए एक सूचना है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि आप लोगों को मतदान देने, मताधिकार का प्रयोग करने किस पोलिंग बूथ पर जाना है। लेकिन मतदान पर्ची जो है वो अपने आप में एक पूर्ण दस्तावेज नहीं जिसके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। मैं एक बार अपील करूंगा सभी से कि मतदान पर्ची के साथ में आप लोग एक कोई दस्तावेज हार्ड कॉपी में ज़रूर लेकर के आइए, क्योंकि मोबाइल पोलिंग बूथ के अंदर ले जाना परमिसिबल नहीं है। इस कारण से सभी लोग एक मतदान पत्र, वो एपिक हो सकता है या अन्य 13-14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और हैं जो निर्वाचन आयोग ने बताए हैं। इसमें आधार कार्ड है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, ऐसे कई सारे दस्तावेज हैं जिनको लेकर के आप आ सकते हैं, जो कि शासन के किसी विभाग के द्वारा या शासन के द्वारा जारी किया गया है, उसको आप लेकर के आ सकते हैं और उसके बाद ही आप लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो अन्य के द्वारा जो पर्ची दी जाती हैं वह पर्ची, पहली बात, उन पर्ची में किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक दल या प्रत्याशी उस पर्ची को उपलब्ध करवा रहे हैं उनका खुद का सिंबल या नाम भी उसमें नहीं होगा। दूसरी बात, वो किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं माना जाएगा। जी, वोटर पर्ची ही पूर्ण नहीं है, वोटर पर्ची के साथ साथ एपिक कार्ड या 12 अन्य जो वैकल्पिक पहचान पत्र बताए गए हैं वो ले जाकर के आप मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। एसपी साहब, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पोलिंग स्टेशन होता है, पोलिंग स्टेशन के आसपास का जो 100 मीटर का दायरा होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, वहाँ पे किस तरह के प्रतिबंध जो है वो आरोपित किए जाते हैं? 100 मीटर का दायरा जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्धारित किया जाता है और वहाँ पर मतदान प्रक्रिया से पहले ही 100 मीटर का एक निशान भी चस्पा किया जाता है। इसमें चूँकि उस स्थान से आवागमन तो होना है, क्योंकि जो हमारे मतदाता हैं वो वहाँ से ही होकर जाएंगे और मतदान केंद्र में अपना वोट डालेंगे, लेकिन अपना वोट डालने के बाद तत्काल उस 100 मीटर के दायरे से उन्हें बाहर जाना होता है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से मतदान करने से भले पहले या बाद में वहाँ पर रुके ना, वहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, वहाँ बैठे नहीं, किसी भी तरह का दूसरे मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास ना करें, इसके लिए वहाँ पर 100 मीटर का दायरा उसको क्लियर करके रखा जाता है। साथ ही साथ जैसा आपने देखा होगा कि कुछ जो ये अपने राजनीतिक पार्टीज़ हैं तो वहाँ पर उनके कार्यकर्ता कहीं बाहर से या तो पर्ची या उसके लिए जो भी अपना काउंटर भी लगाते हैं वो उस 100 मीटर के दायरे के बाहर उनको होना चाहिए और उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उसका पालन कराना उस मतदान केंद्र में जो सुरक्षा व्यवस्था हेतु दल लगा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। और मेरा सभी जो हमारे श्रोतागण हैं उनसे आग्रह है कि इसका पालन भी करें और यदि इसकी आप देखते हैं कि इसका पालन कहीं नहीं हो रहा है तो तत्काल उस मतदान केंद्र में उपलब्ध पुलिस बल को या फिर 100 नंबर पर फ़ोन करके हमें सूचित भी करें, जिससे कि इसका कड़ाई से पालन कराया जा सके। जी, ये तो 100 मीटर के दायरे के जो प्रतिबंध हैं उसकी बात हो गई। यदि हम पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिबंधों की बात करें 48 घंटे पहले या जिस समय मतदान चल रहा हो, तो वो किस तरह के प्रतिबंध होते हैं जिसको एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हमारे आदर्श आचरण संहिता जो लागू है उसमें सभी चीज़ें ये हैं कि जो हमारे सभी तरह के कानूनी व्यवस्थाएं जो हैं उसका हमको पालन करना है, क्योंकि 48 घंटे पहले से जो प्रचार प्रसार बंद हो जाता है जो एक सामूहिक रूप का होता है उसमें किसी भी तरह का उस आचार संहिता को भंग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी कहीं से पॉइंट आता है तो वो तत्काल पुलिस को दें, पुलिस भी इसमें कार्रवाई करती है, प्रशासन भी इसमें कार्रवाई करता है। साथ ही साथ एक और विशेष बात इसमें ये रहती है कि इस दौरान किसी भी बाहर के निवासी का यहाँ पे होना वांछनीय नहीं है। तो यदि ऐसे कहीं के बाहर के व्यक्ति यहाँ किसी कारणवश रुके हुए हैं, कहीं होटल में या किसी व्यक्ति के घर पे रुके हुए हैं, तो उसकी सूचना भी पुलिस को दी जा सकती है। वो गतिविधि भी इसमें असामान्य रूप में मानी जाती है और मतदान दिवस से पहले 2 दिन पहले से वहाँ पर इस तरह के व्यक्तियों का होना वांछनीय नहीं होता, उस पर भी पुलिस कार्रवाई करती है। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह की जो शांति व्यवस्था में खलल करने वाली जो गतिविधियाँ या फिर कई बार ऐसी अनियमितता भी आती हैं कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए अथवा उन्हें डराने के लिए या किसी भी तरह से मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए यदि कोई गतिविधि होती है, कहीं कोई मूवमेंट होता है, तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, पूर्णतः वो गैरकानूनी है और उसमें सूचना प्राप्त होते ही पुलिस कार्रवाई करती है। जी, तमाम जो प्रतिबंध हैं आपने उसके बारे में बताया। कलेक्टर साहब, यहाँ पर हम प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं और खासकर पोलिंग बूथ में जब मतदान हो रहा होता है तो मतदान केंद्र पे किस तरह के प्रतिबंध होते हैं? खासकर जो मतदाता होते हैं उनके नज़रिए से कई बार लोग फ़ोटो भी ले लेते हैं, वीडियो भी कर लेते हैं और वीवीपैट की पर्ची भी लेके बाहर चले जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, आयोग का जो उद्देश्य है, सबसे पहले जो निर्वाचन की जो गोपनीयता है वो भंग नहीं होनी चाहिए और उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना ये हर किसी का दायित्व है। जो 2-3 चीज़ें आपने बताई उसमें सबसे पहले ये अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन केंद्र के अंदर कोई व्यक्ति मोबाइल कैमरा इत्यादि लेकर के नहीं जाएगा। दूसरा, निर्वाचन केंद्र के अंदर कोई व्यक्ति हथियारों के साथ, किसी प्रकार का हथियार, चाहे वो
सुरक्षाकर्मी हों वो भी हथियार के साथ नहीं जा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें प्रतिबंधित हैं। तीसरी चीज़, जो प्रवेश कर सकता है, ये तो नेगेटिव पॉइंट था। जो पॉजिटिव पॉइंट है वो इतना है कि वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके पास कोई वैध दस्तावेज हो। तो जैसा आपने पहले भी चर्चा हुई थी कि कोई वैध दस्तावेज जब लेकर के आएंगे उसके उपरांत ही अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो उनके अलावा जो प्रवेश कर सकते हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जिनको निर्वाचन कार्य के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा ड्यूटी में संलिप्त किया गया है, ड्यूटी में लगाया गया है। उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति ट्रेसपास करके किसी भी छिपा करके या किसी अन्य से मोबाइल या कैमरा इत्यादि ले जाता है और फोटो यदि लेता है और उसको सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम से प्रचार प्रसारित करता है तो उसको मतदानी गोपनीयता भंग करने के विरोध में उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी जिसमें 2 वर्ष तक की सजा भी उसको हो सकती है। जी, तमाम जो प्रावधान है पोलिंग बूथ के अंदर आपने बताया कलेक्टर साहब बहुत विस्तार से। मान लीजिए कोई मतदाता ऐसा है जो पात्र तो है और मतदान करना भी चाहता है लेकिन किसी कारणवश उसे मतदान से रोका जा रहा है या कोई समस्या उसको आ रही है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? जैसा एसपी साहब ने बताया कि हमारे पास सी विजिल है, डायल 100 है और हम लोगों के जो वर्किंग फ़ोन्स हैं वो सारे के सारे हैं। क्योंकि आपने इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है इसलिए इसका जवाब भी उतना ओपन एंडेड है कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप किसी को नहीं तो मुझे या एसपी साहब को फ़ोन कर सकते हैं और यदि आपका अधिकार होगा, यदि वैध दस्तावेज होंगे तो आपका मत का जो अधिकार है उसका पालन आपका करवाया जाएगा। ये जी, हर हाल में मत का पालन जो है सुनिश्चित करवाया जाएगा, ऐसा आश्वासन है आपकी तरफ से कलेक्टर साहब। एसपी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आवागमन की बात हो रही है मतदान केंद्र के आसपास, जो दिव्यांगजन हैं या वरिष्ठ मतदाता हैं उनके आने जाने में कोई समस्या हो रही है तो उनके साथ क्या व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है? उसमें सभी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पूर्व चरण में भी ये सुनिश्चित कराया था कि ऐसे जो हमारे वरिष्ठ नागरिकगण हैं जो वहाँ पे स्वयं पास तक जाना चाहते हैं तो उनका वाहन भी अलाउ किया जाता है। साथ ही साथ हमारे सभी केंद्रों में व्हीलचेयर या उस तरह की व्यवस्था होती है कि जिससे कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और वो सीधे सीधे जहाँ पे मत डलना है वहाँ तक सभी वरिष्ठ नागरिकगण और दिव्यांगगण भी वहाँ तक पहुँच जाए। तो उनके किसी भी तरह के वाहन के आवागमन में कोई रोक टोक नहीं है और इनफैक्ट उनको पुलिस बल और वहाँ पे जो मतदान दल है वो फैसिलिटेट ही करता है, उनकी मदद करता है। और ये सभी इस बार भी जो 7 तारीख को हमारा मतदान है उस दिवस में भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक जो हमारा मतदान केंद्र है वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। पुलिस बल और जो मतदान दल है उसको भी ट्रेनिंग भी इस बात की दी गई है कि ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है तो उनको पूरी मदद की जाए। इनफैक्ट इसको हम लोग प्रोत्साहित भी करते हैं। जी, प्रोत्साहित किया जा रहा है और पूरी सुगमता के साथ व्यवस्था की गई है। आखिरी में बस चलते चलते एसपी साहब, सबसे पहले आपसे ये अपील जानना चाहेंगे कि फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, इसके लिए आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ साथ मतदाताओं से भी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी श्रोतागणों से अपील करना चाहता हूं कि ना सिर्फ स्वयं बल्कि आपके जो जानने पहचानने वाले हैं, परिजन हैं, दोस्त हैं, साथ में आस पड़ोसी हैं, सभी को प्रेरित करें कि अधिक से अधिक संख्या में 7 तारीख को जो मतदान दिवस है वहां जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसमें शांतिपूर्ण, सुरक्षित तरीके से, पारदर्शी तरीके से उसको कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसके लिए समर्पित हैं और आप भी इसमें हमारा सहयोग दें, स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करें और यदि किसी तरह कहीं परेशानी हो तो हमें सूचित करें। जी, पुलिस और प्रशासन जो है समर्पित है और आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपकी तरफ से भी सहयोग का आह्वान है एसपी साहब की तरफ से। कलेक्टर साहब, आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी लास्ट 2 फेज़ के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें पोलिंग परसेंटेज नीचे आया है। ये ट्रेंड न सिर्फ मध्य प्रदेश में है बल्कि देश भर में देखा जा रहा है। तो सागर में कम से कम मतदान प्रतिशत जो है बना रहे, ऊपर जाए, तमाम स्वीप गतिविधि की गई है आप लोगों के द्वारा इसके माध्यम से। तो आप क्या अपील करेंगे? गर्मी भी लोग इसके पीछे एक कारण बता रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ बताया जा रहा है कि शादियां भी थीं और गर्मी भी थी, सारी चीज़ें थीं। लेकिन मैं सभी से अपील ज़रूर करूंगा कि जो हम लोगों को संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, जो लोकतंत्र में जो मूल है लोकतंत्र का, वो मताधिकार ही है। वैसे सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा की जा रही हैं। जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको सुगम बनाया जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है, छाया की व्यवस्था भी की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन मेरा उसके बाद सभी से अपील है, अनुरोध है कि चूँकि जो लोकतंत्र में जो हमें शक्ति मिली है उसका प्रयोग अगर छोटा मोटा कष्ट भी होता है हम लोगों को, तो एक बार हमको कष्ट वो उठा करके भी हम लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये छोटी सी गर्मी और जो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं चलने की या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आने की जो समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग एक वोट डाल करके लोकतंत्र में करते हैं। स्वीप गतिविधियाँ सारी की गई हैं। उसके बाद घर घर में पर्ची का वितरण भी किया गया है और हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि लोग
बाहर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं एक बार पुनः सभी से अपील करूंगा कि 7 मई को आप लोग, चाहे गर्मी हो और चाहे कुछ अन्य आपके एंगेजमेंट्स हों, उन सबको साथ में लेकर के उन सबको थोड़ा सा पीछे करते हुए मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आए। जी, मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अब बारी है आपके अपने कर्तव्यों को निभाने की, निर्वाह करने की। और कलेक्टर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम जो आपकी व्यस्तताएं हैं, एंगेजमेंट्स है, उसको थोड़ा सा किनारे रख के देश के लिए 5 साल में एक बार ये पर्व आता है, 5 मिनट का समय निकालिए और मतदान करने अवश्य आइए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सागर दीपक आर्य जी आपका और एसपी सागर अभिषेक तिवारी जी आपका कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं को मतदान के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।